हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम केमिस्ट्री से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी 5 नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन होता है वह पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो 15 नंबर का रहता है। तो इसीलिए इसमें से आपका वीवीआई लाया है। वीवीआई जो क्वेश्चन होगा सिर्फ 5 नंबर वाला वही सिर्फ लाए हुए है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। तो चलिए हम आप देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो को एक बार लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें फ्री वाला पीडीएफ दिया जाता है। और आपका ये बिहार बोर्ड 2025 के लिए हम देख रहे हैं क्लास 12th है, आपका एक केमिस्ट्री है। और इसी से हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी MVVI लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हुए चलिएगा पूरे ध्यान से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि वर्नर सिद्धांत यानी वर्नर थ्योरी क्या है। तो वर्नर के अनुसार उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार के संयोजकता दिखलाते हैं। वर्नर सिद्धांत अगर रहेगा एग्जाम के, वर्नर सिद्धांत यानी वर्नर थ्योरी क्या होता है। तो वर्नर के अनुसार यानी जो वर्नर वैज्ञानिक थे उनके अनुसार उप संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार के संयोजकता दिखलाता है। कितने प्रकार? 2 प्रकार के वह संयोजकता दिखलाता है। कौन कौन? एक में प्राथमिक संयोजकता और दूसरे ये द्वितीय संयोजकता। दोनों के बारे में भी लिखना होगा, तो चलिए दोनों के बारे में भी समझते हैं। और लिखिएगा कि प्राथमिक संयोजकता क्या होता है। तो वह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं। जो आपका इसका सबसे पहला कि ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं प्राथमिक संयोजकता, और इसको बिंदु दर रेखा द्वारा ही दर्शाया जाता है। और एक बार आप लोग एक बार शेयर भी कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते, एक बार शेयर भी करें, आज कर दीजिए शेयर, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इसको। और आगे कहते हैं इसमें कि यह विलयनों में आयनिक हो जाते हैं। प्राथमिक संयोजकता क्या कहते हैं? देखिए यह ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होते हैं। किसके द्वारा? ऋण आयन द्वारा यानी माइनस द्वारा। इसको बिंदु पर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। समझ लीजिए कि ये रेखा है और इसके द्वारा ये रेखा है, समझ लीजिए कि प्राथमिक संयोजकता है, रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। यह विलयनों में आयनिक हो जाता है। विलयन होगा, यह समझ लीजिए कि आपका विलयन है, ये आपका समझ लीजिए कि आपका ये विलयन है। इसमें ये क्या होगा, ये पूर्ण रूप से आपका आयनित हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता की निश्चित दिशा नहीं होती, इसकी किसी भी दिशा नहीं होती है। या मुड़ जाएगा तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। ये प्राथमिक संयोजकता होती है। और अब ये द्वितीयक संयोजकता। द्वितीय संयोजकता क्या होती है कि धातुओं की द्वितीय संयोजकता या तो ऋणात्मक आयनों या उदासीन अणुओं या दोनों द्वारा होती है। या धातु की द्वितीय संयोजकता जो होगी वह ऋणात्मक आयनों या उदासीन अणुओं या दोनों के द्वारा होती है। और यह आधुनिक शब्दावली में यह धातु की समन्वय संख्या को दर्शाता है। और द्वितीयक संयोजकताएं समन्वय क्षेत्र के अंदर लिखी जाती है। वे प्रकृति में दिशात्मक है और परिसर को निश्चित ज्यामिति देते हैं। कौन देते हैं? तृतीय संयोजकता की बात कर रहे हैं। तो ये आपको इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपका प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता आपका फुल 5 मार्क्स आपको दे दिया जाएगा एक एग्जाम में। और इसी प्रकार से आपको लिखिएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएगा कोशिश करिएगा कि आपको जितना ज़्यादा लिखना हो, लगभग ये 1.5 से 2 पेज में इसको लिखेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है और 2 नंबर वाला क्वेश्चन को आपको लिखना होता है कम से कम हाफ पेज में। इसको आप 1.5 पेज में लिखिएगा तो पूरा चल जाएगा, आपको उतना 5 नंबर दे दिया जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर आते हैं। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 2 नंबर में है कि लिगेंड्स क्या है। लिगेंड्स क्या है और उदाहरण के साथ उनका वर्गीकरण भी करें। ये प्रश्न भी आपके आता है, ये आपका वीवीआई प्रश्न है, इसको भी अगली बार अच्छे से समझ लेंगे। देखिए कि लिगेंड्स क्या है। तो केंद्रीय परमाणु की चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन तथा परमाणुओं के समूह को लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। किसे कहते हैं लिगेंड्स? नहीं समझे? केंद्रीय परमाणु की चारों तरफ से, केंद्रीय परमाणु होगा उसके चारों तरफ से जुड़े हुए अणु, परमाणु, आयन तथा परमाणुओं के समूह को लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। लिगेंड्स का वर्गीकरण आवेश के आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन प्रकार? तो उदासीन लिगेंड्स, धनात्मक लिगेंड्स और ऋणात्मक लिगेंड्स। ये आपका उसका फॉर्मूला है, इसको भी आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और आइए अगला देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए इसमें है क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका
3 नंबर प्रश्न है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। देखिए ये आपका पूछेगा तो पूछेगा, इतना आपको गारंटी है, ये आपका MBBA प्रश्न में इसको रख लीजिए, आपको 100% आ सकता है, इसको आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसको आपको 100% याद होना ही चाहिए। देखिए कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड और या द्रव विरोधी कोलाइड इसको बोलते हैं। तो पहले समझते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है। तो वे पदार्थ जो द्रव्य अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर वे पदार्थ जो द्रव्य अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडरी विलयन बना लेता है, उन्हें द्रव स्नेही अथवा द्रव विरोधी द्रवरागी कोलाइड भी कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडरी विलयन बना लेगा, यानी बिना परिश्रम किए बहुत ही आसान तरीक़ा से वो बिना कुछ दिक्कत के बना लेगा, क्या बना लेगा, वो परिक्षेपण माध्यम से कोलाइडरी विलयन बना लेगा, उसी कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, या उसको भी हम द्रव विरोधी कोलाइड उसी का नाम है वो कहते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड विलयन प्रायः अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, एक जगह होते हैं, वे कहीं नहीं जा सकते, चूँकि इनमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच आकर्षण बल आरोपित होता है। इनमें आकर्षण बल यानी आकर्षित करने वाला, अट्रैक्टिव करने वाला बल इसमें होता है। और उदाहरण इसका उदाहरण अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि उदाहरण कौन सी के पूछ देगा कि आपका गोंद है, गोंद किसका उदाहरण है, तो द्रव स्नेही कि द्रव विरोधी कि ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताइएगा द्रव स्नेही कोलाइड, क्योंकि एक गोंद इसमें दिया है इसलिए आपको इसको भी आप ध्यान में एक बार रखिएगा। तो उदाहरण में कौन कौन से हो जाएंगे, उदाहरण है आपका गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण है, ज़्यादा नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, यह विद्युत अपघटन के विलयनों में शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होते, ये शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होते हैं। और आइए अब देखते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही समझ गए कि ये जो आसानी से कोलाइडरी विलयन नहीं बनाता है, क्या है, आसानी से कोलाइडरी विलयन बना ले उसे कहते हैं हम द्रव स्नेही, और द्रव विरोधी इसका उल्टा हो जाएगा, ये आसानी से नहीं बनाते हैं। देखिए पढ़ते इसको समझते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड नहीं, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, तो परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडरी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी अथवा द्रव विरोधी कोलाइड, लाइफोलिक कोलाइड के इंग्लिश नाम होता है इसका लाइफोलिक कोलाइड, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपका हिंदी में पूछा जा सकता है। तो इसको कहते हैं, यानी उल्टा समझ लेके देखिए, द्रव स्नेही वैसे कोलाइड जो परिक्षेपण माध्यम के साथ आने पर आसानी से क्या कोलाइडरी विलयन बना लेते हैं, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और वैसे जो परिक्षेपण माध्यम के साथ संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इतना तो क्लियर है, समझ गए। और देखिए द्रव विरोधी कोलाइड विलयन अस्थायी होते हैं, चूँकि इनमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। और उदाहरण इसका भी उदाहरण है, चलिए उस उदाहरण को भी देखते हैं। सल्फर सोल, सोना सोल, प्लेटिनम सोल तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल आदि द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण है। तो यह समझ गए इतना, वैसे आपको इसको आप नोट भी कर सकते हैं कॉपी पर, ताकि आपको याद रहे। और चलिए अगला प्रश्न पर देखिए, अगला प्रश्न है कि 4 नंबर का द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर बता दीजिए। द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी दोनों कोलाइडर में अब अंतर बताइए। दोनों समझ गए कि क्या समझाए थे कि परिक्षेपण माध्यम के साथ अगर कोई आसानी से बना लेता है तो वह द्रव स्नेही कोलाइड, और आसानी से नहीं बनाता है तो वह द्रव विरोधी कोलाइड। तो अब समझिए द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी में दोनों में अंतर समझिए। तो द्रव स्नेही कोलाइड अस्थायी होते हैं, इसका सबसे पहला कि ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होंगे वे अस्थायी होंगे, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते, यानी अस्थायी और अस्थायी होते हैं। और द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड जल में शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होती है, शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होगा, जबकि जो द्रव विरोधी कोलाइड जो होगा वह जल में शीघ्रता से अवक्षेपित हो जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम या शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड के कणों पर एक निश्चित धनात्मक ऋणात्मक आवेश होता है। ये आपका 5 को लिख दीजिएगा, आपको कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो आपका नंबर काटेगा, 5 में 5 नंबर आपको देना होगा उसको, आप इस खाली 5 लिख दीजिएगा, 5 उसको लिख दीजिएगा, अंतर बहुत हो गया। गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण देखिए। उदाहरण करने का 2 फायदा है, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिफिनेशन पूछे तो उदाहरण लिख सकते हैं, अंतर पूछे फिर भी लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो पूछा ही जाता है। जबकि सल्फर सोल, सोना सोल आदि द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण है। आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर की, छोटा प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है, याद रखिए ये भी 5 नंबर वाला में ही रहता है। छोटा प्रश्न है लेकिन पूछेगा।
देखिए इसका फॉर्मूला पूछ देगा, उससे अपन नंबर बढ़ा देता है। देखिए ये फॉर्मूला लिखिएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। देखिए लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है? लौह अयस्क क्या है? लोहे के निम्न अयस्क होते हैं। एंड लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है बताइए? तो ऑक्साइड अयस्क इसका हो जाएगा आपका ऑक्साइड अयस्क के द्वारा होता है, और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। ये इसका फॉर्मूला है कि Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है कि Fe3O4। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा ये पूछा जाता है। और देखिए है एक क्वेश्चन है कि 6 नंबर में कि लोहे का निष्कर्षण वात्या भट्टी द्वारा किया जाता है। आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क द्वारा निम्न विधियों से किया जाता है। सांद्रण बताइए इसका सांद्रण कैसे किया जाता है? तो सांद्रण द्वारा किया जाता है, यानी लोहे का निष्कर्षण सांद्रण द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो अधिकांश हेमेटाइट अयस्क के सांद्रण की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश जो हेमेटाइट अयस्क होंगे उनको सांद्रण की आवश्यकता नहीं होती है, चूँकि अयस्कों से 20 या 55% के बीच लोहा प्राप्त हो जाता है। अगर अयस्क में हल्की अशुद्धियाँ जैसे रेत, मिट्टी, कण आदि उपस्थित होते हैं तो अयस्क के बारीक चूर्ण को जल की धारा में धोकर अशुद्धियों को दूर कर ली जाती है। जो अशुद्धि जो पदार्थ होते हैं उसको दूर कर लिया जाता है। इस प्रकार से लिखिएगा। और चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका ये 7 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है? तो इस विधि का उपयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब अयस्क के कण अधात्रि अशुद्धि से भारी होते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि में अयस्क को बारीक पीसकर जल की धारा में धोया जाता है। अशुद्धियों के कण हल्के होने के कारण जल की धारा के साथ बह जाते हैं एवं शेष अयस्क के कण रह जाते हैं। इस विधि को गुरुत्व पृथक्करण विधि कहा जाता है। गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या हुआ? तो इस विधि के उपयोग से सामान्य तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब अयस्क के कण अधात्रि से भारी होते हैं और गुरुत्व पृथक्करण विधि में अयस्क को बारीक पीसकर जल की धारा में धोया जाता है। जल है उसको धारा में धोएंगे। अशुद्धियों के कण हल्के होने के कारण, अशुद्धियाँ बहुत हल्की होती है जिसके कारण जल की धारा के साथ वे बह जाते हैं, तो शेष जो बच जाते हैं वो कण, इस विधि गुरुत्व पृथक्करण विधि कहा जाता है। और अब चले आगे कि अगला में देखिए ये आपका प्रश्न कितना था? तो मेरे 7 प्रश्न था, जो हमको बहुत ही MBA लगा था, तो हम आपको बता दिए थे। और इसको आप 100% याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। तो आज का ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कर, सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है।